क्या आप जानते हैं कि जिस पर फांसी दी जाती है, जिस तख्ते पर, उसको क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि मुकदमा आप करते तो हैं न्यायालय में, लेकिन उस मुकदमे का वास्तविक मतलब क्या होता है? तो आइए हम जानते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों को इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं लीगल क्वेश्चन आंसर सीरीज के तीसरे एपिसोड की, जहां पर हम आपको बताएंगे मोस्ट प्रोबेबली वह क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सिंपल बेसिक टर्म्स की और क्वेश्चन आंसर सीरीज में सिंपल चीज़ों की जो कि आप जानते होंगे। जैसे आप जानते होंगे कि आप न्यायालय में जाते हैं, मुकदमा करते हैं, तो उस मुकदमे का वास्तविक अर्थ क्या होता है, मुकदमे का मतलब क्या होता है। ऐसी ही चीज़ों को सिंपल, जैसे कि आप यदि आपको कोई हाथ पैर काट दे तो उसके लिए सिंपल चीज़ों के लिए क्या टर्म यूज होते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना है, इन्हीं चीज़ों को हम लेकर आज वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न है, वह सबसे पहला प्रश्न है कि ग्रेवामेन। ग्रेवामेन मतलब क्या होता है? मतलब कि जब हम कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पर आरोप लगाता है, जैसे हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं पहले के लिए, कि ए क्या है कि बी के ऊपर आरोप लगाता है कि उसने रास्ते में जा रहा था, पॉकेट छीनी, बंदूक उठा, गोली मारी। तो इन सभी चीज़ों में उस आरोप का जो मुख्य मुद्दा होगा, तो वह मुख्य मुद्दा ही क्या कहलाता है, उसके लिए क्या टर्म है? ग्रेवामेन। अर्थात आरोप का मुख्य मुद्दा ही क्या कहलाता है? ग्रेवामेन कहलाता है। आज का हमारा पहला टर्म था। दूसरे टर्म की तरफ बढ़े तो दूसरा टर्म है डी मिनिमस। डी मिनिमस मतलब ये कि कोई एक ऐसा कृत्य या कार्य जिसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता न पड़े। मतलब कि क्या है, जैसे कि आप दो बच्चे खेल रहे हैं आपस में, ए ने क्या किया कि बी को क्या किया, छोटा सा हल्का सा थप्पड़ मार दिया, तो क्या इसके लिए कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है? नहीं। तो कोई एक ऐसा कार्य सिंपल जिसके लिए कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता न समझी जाए, उस कार्य को हम क्या कहेंगे? डी मिनिमस। अर्थात इतना महत्वपूर्ण नहीं कि कानूनी कार्यवाही जरूरी हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डी मिनिमस बोलेंगे। अगला जो हमारा टर्म है वह है डिपोनेंट। डिपोनेंट मतलब हम जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा एफिडेविट का नाम, शपथ पत्र, जिसको सिंपली हम यदि हिंदी में बोलते तो उसको शपथ पत्र बोलते हैं। तो जो व्यक्ति शपथ पत्र का उपयोग करके शपथ ज्ञापित करता है, शपथ लेता है, उसी को बोलते हैं क्या? डिपोनेंट। मतलब क्या कि जो व्यक्ति शपथ लेकर गवाही देता है या फिर प्रतिज्ञापन करता है, प्रतिज्ञान करता है, उसको ही क्या बोलते हैं? हम डिपोनेंट बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि एफिडेविट को बनाने वाले या फिर उसको शपथ लेने वाले व्यक्ति को हम डिपोनेंट बोलेंगे, या फिर प्रतिज्ञापन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? डिपोनेंट बोलेंगे। अगला हमारा जो टर्म है वह है इंटेस्टेट। मतलब कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, एक ये 70 साल का है, यह मरने वाला है। अब क्या करे कि ये जो व्यक्ति है बिना कोई वसीयत किए एक क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में ए क्या है? एक इंटेस्टेट। मतलब उस व्यक्ति ने बिना कोई वसीयत किए वह क्या हो गया? मर गया। मतलब जो व्यक्ति मान्य वसीयत लिखे बिना मर जाता है, उसके लिए जो लीगल टर्म है वह है क्या? इंटेस्टेट है। अगला जो हमारा टर्म है आज का, इंटर एलिया। क्या है? इंटर एलिया। मतलब आप सुनते होंगे कई चीज़ों के साथ बीच में एक कई अन्य भी चीज़ें कह दी जाती हैं वाद के दौरान। तो जो बीच में जो चीज़ें कही जाती हैं अन्य मुद्दों के साथ, वह चीज़ क्या कहलाती है? इंटर एलिया कहलाती है। अर्थात अन्य बातों के साथ कहे गए वक्तव्य, कथन, विचार जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? इंटर एलिया या फिर इंटर एलिया कहलाते हैं सिंपली। अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेटिव विल की। मतलब क्या होता है? जैसे कि आप सिंपली जानते होंगे जो वसीयत होती है वह सिंपली लिखित होती है, लेकिन जब वसीयत का फॉर्म एक मौखिक हो, अर्थात मौखिक रूप से वसीयत की जाए, तो वह क्या कहलाएगी? नॉन कोऑपरेटिव विल कहलाएगी। सिंपली था। अगला मतलब है कि ये प्रश्न पूछा जाए, जो अगला प्रश्न है कि न्याय शास्त्र से अभिप्राय क्या है? न्याय शास्त्र से मतलब क्या है? यह प्रश्न पूछा गया कई बार एग्जाम में। तो न्याय शास्त्र से जो मतलब होता है वो विधि विज्ञान या फिर विधि दर्शन से होता है। भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है
कि विधि न्याय शास्त्र का मतलब क्या, तो न्याय शास्त्र का मतलब है विधि विज्ञान या फिर विधि दर्शन से है। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है सजा को स्थगित करना। यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप एक दो चीज़ होता है, एक रेमिशन होता है, दूसरा होता है रिप्रीव। अब ध्यान दीजिएगा इसमें अंतर क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। यदि हम बात करें रेमिशन की, अब देखिए रिप्रीव का मतलब होता है सजा को स्थगित करना, वहीं रेमिशन का मतलब होता है सजा की जो अवधि है उसको कम करना। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, बी मतलब ए एक व्यक्ति है, उसका एक कोर्ट में क्या चल रहा है, सुनवाई चल रही है। उसको 7 तारीख को, मान लीजिए 7 तारीख को क्या है, उसको सजा होने वाली है, सजा होने वाली। यदि उसकी सजा को कुछ समय तक के लिए क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, जब स्थगित होगा अर्थात सजा अभी नहीं सुनाई जाएगी, बाद में सुनाई जाएगी, देन उसके लिए वर्ड होगा क्या, रिप्रीव होगा। लेकिन जब ए को सजा सुना दी गई कि ए को क्या होगा, 7 साल की जेल होगी, अब उसको 7 साल की जेल हो गई, लेकिन कुछ दिनों पश्चात 7 साल से इसकी घटाकर जेल की अवधि क्या कर दी गई, 3 वर्ष कर दी गई। देन यह क्या होगा, रेमिशन। अर्थात यदि सजा की अवधि में कमी होगी तो रेमिशन, यदि सजा को स्थगित कर दिया जाए कि बाद में सजा दी जाएगी तो वह क्या कहलाएगा, रिप्रीव कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, टर्म है, वह है जुवेनाइल न्यायालय। जुवेनाइल न्यायालय सिंपली हम कोई क्राइम कमिट करते हैं तो सिंपल न्यायालय में जाते हैं, लेकिन जब कोई नाबालिग क्या करता है, क्राइम या फिर कोई अपराध करता है, तो उसके लिए वह जिस न्यायालय में मुकदमा जाता है उसी न्यायालय को हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल न्यायालय कहते हैं, नाबालिगों का न्यायालय कहते हैं। सिंपली नाबालिगों के अपराध से संबंधित जो भी केस मुकदमे जहां लड़े जाते हैं वह क्या होता है, जुवेनाइल न्यायालय होता है। सिंपली जान लीजिए। अगला जो हमारा वर्ड है मुकदमा। हमने इस वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि मुकदमा क्या होता है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो मुकदमे का मतलब होता है कि विधिक दावा। आप मुकदमा कब करते हैं, कोई चीज़ के ऊपर मुकदमा की जाती है, हम आपको कोर्ट में मिल लेंगे, कचहरी मिल लेंगे, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपका कहने का तात्पर्य है कि इस तथाकथित चीज़ के ऊपर विधिक दावा है हमारा, जो भी चीज़ करते हैं। मान लीजिए कि ए ने कहा, ए कोर्ट में गया बी के खिलाफ, तो जो भी मुद्दा बी के खिलाफ उठाएगा तो वह उसके किस अधिकार को दिखाता है, वह उसके विधिक दावा को दर्शाता है। तो मतलब सिंपल ये है कि मुकदमे का मतलब होता है विधिक दावे से मतलब होता है। अगला जो हमारा टर्म है वह है बिक्वेथ। बिक्वेथ का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति यदि अपनी वसीयत के द्वारा, बिक्वेथ का मतलब कोई व्यक्ति अपनी वसीयत के द्वारा क्या करे कि अपनी निजी संपत्ति को यदि वो दे रहा है तो वह क्या कहलाएगा, बिक्वेथ कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में 60 से 70 लाख रुपए कमाए, वो उसकी निजी संपत्ति है, मतलब पिता द्वारा नहीं दी गई, 60-70 लाख रुपए कमाए। अब वह निजी संपत्ति बी को क्या करता है, वसीयत करता है, वसीयत कर देता है। तो अब जो निजी संपत्ति उसने वसीयत की, इसीलिए एक टर्म है क्या, बिक्वेथ है। सिंपल था, समझ गए होंगे। अगला जो हमारा टर्म है वह है इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट मतलब ये होता है कि हम जिस व्यक्ति पर कोई अपराध का आरोप लगाते हैं तो उस अपराध को लगाने के लिए जो टर्म है, लीगल टर्म है, वह है इंडाइटमेंट। मतलब जैसे समझ लेते हैं, ए क्या है कि बी के ऊपर आरोप लगाता है, किसका, चोरी का। किसका लगाता है, चोरी का। तो जो चोरी का आरोप लगाया गया, यह आरोप ही क्या कहलाएगा, इंडाइटमेंट। अर्थात चोरी, किसी भी चीज़ का अपराध का आरोप लगाना ही क्या कहलाता है, इंडाइटमेंट कहलाता है। अगले लीगल टर्म्स की तरफ बढ़ते हैं, वह है एपीलेंट या फिर अपील करता। सिंपल है, अपील करता है, एपीलेंट मतलब समझ लेंगे आप कि जो व्यक्ति अपीलेट न्यायालय में अपील करता है उसको क्या बोलेंगे, अपीलेंट या फिर अपील करता बोलते हैं। ये एकदम सिंपल है, इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो हमारा टर्म है वह है फिर बोनाफाइड। इसको आप अधिकतर इस चीज़ से समझ सकते हैं कि यदि आप कोई फॉर्म भरने जाते होंगे किसी भी जगह, तो आपको बोनाफाइड सिग्नेचर या फिर ऐसे व्यक्ति सिग्नेचर कराने की आवश्यकता पड़ती होगी जो प्रमाणिक हो। तो सिंपल मतलब यही होता है कि बोनाफाइड का मतलब प्रमाणिक होता है, अर्थात जो प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जा सके, जिसकी पुष्टि क्या हो, लीगल हो, प्रमाणित हो। अगला जो हमारा लीगल टर्म है वह है सप्रेसिया वेरी। सप्रेसिया मतलब वेरी मतलब कि किसी सत्य को छिपाना, हिडन ऑफ ट्रूथ। क्या कहलाता है, सप्रेसिया वेरी कहलाता है। सत्य को छिपाना ही क्या है, सप्रेसिया वेरी है।
अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या हो कि फांसी के तख्ते पर उसको फांसी दी जाती है, तो जिस तख्ते पर उसको फांसी दी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे क्या हम? स्कैफोल्ड मंच। जिस मंच पर, जिस तख्ते पर उस व्यक्ति को फांसी दी जाए, जिस पे वो खड़ा है, उस मंच को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड स्टेज बोलते हैं जिस पे वह उस व्यक्ति को फांसी दी जाती है। अगला हमारा जो टर्म है वह है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मतलब सिंपल टर्म है, अभी नागरिकता संबंधित है, सिंपली जान लेंगे आप लोग कि किसी विदेशी व्यक्ति को किसी राज्य की नागरिकता प्रदान करना। राज्य का मतलब यहाँ पर सिंपली देश से है कि किसी विदेशी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता प्रदान करना क्या कहलाता है? नेचुरलाइजेशन कहलाता है। अगला जो टर्म है अंडर ड्यूरेस। अंडर ड्यूरेस का मतलब होता है कि दबाव में। ड्यूरेस सिंपल जान होंगे, स्ट्रेस ड्यूरेस मतलब दबाव में। अंडर ड्यूरेस का मतलब किसी दबाव में कोई कार्य, जो दबाव वर्ड है उसी के लिए क्या किया गया है? अंडर ड्यूरेस जो लीगल टर्म बनाया गया है। अगला जो हमारा वर्ड है मेहम, मतलब क्या होता है? मान लीजिए ए एक क्या है? ए एक व्यक्ति है, वह बी का क्रोध में आकर या किसी जानबूझकर हाथ पैर काट देता है, हाथ पैर काट देता है। तो इस हाथ पैर काटने का लीगल जो टर्म है वह क्या है? मेहम है। और आज का जो लास्ट हमारा टर्म है रैंसम। इसको मैक्सिमम लोगों ने, आप लोगों को जानते होंगे, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किडनैप होता है तो उसके रिहा करने के एवज में जो रकम या जो राशि मांगी जाती है वही क्या कहलाती है? रैंसम कहलाती है। और ऐसे ही कई चीज़ें हैं, जैसे एलिमनी होती है। एलिमनी मतलब कि किसी क्या, जब तलाक हो जाता है तो उसके पत्नी के भरण पोषण के लिए पति द्वारा दिए गए मनी को क्या कहते हैं? एलिमनी बोलते हैं। तो इसी तरह कई जो टर्म है हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से, ऐसी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।